सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि दर्जे झैल में से कौन 8वीं जमात तक जरिया तालीम की बाबत हक़ तालीम एक्ट 2009 की सिफारिशात में शामिल है। यानी यह कहा जा रहा है कि जो आरटीई एक्ट 2009 है, यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसके जरिया 8वीं जमात तक क्या बात कही गई है। ऑप्शन ए में है जहां तक अमली तौर पर मुमकिन हो वहां मादरी जबान को 8वीं जमात तक जरिया तालीम होना चाहिए। बी में है स्कूल में मादरी जबान को ही जरिया तालीम होना चाहिए। सी में घर की जबान को जरिया तालीम होना चाहिए। और डी में रियासत की जबान को जरिया तालीम होना चाहिए। आरटीई एक्ट 2009 ये कहता है कि हमें स्टार्टिंग में बच्चे को मादरी जबान से के जरिया तालीम देनी चाहिए, मादरी जबान के जरिया तालीम देनी चाहिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे उसमें इंप्रूव होता जाए तब फिर हमें मेयारी जबान का इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन यह कहा गया है कि हमें 8वीं जमात तक बच्चे को मादरी जबान के जरिया ही तालीम देना चाहिए, मादरी जबान में नहीं, मादरी जबान की नहीं, बल्कि मादरी जबान में तालीम देनी चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दस्तूर हिंद में यानी अनुच्छेद में हिंदी जबान को कौन सी हैसियत हासिल है। मुआविन सरकारी जबान, सरकारी जबान, गैर मुल्की जबान और हिंदुस्तानी जबान। यानी यह कहा जा रहा है कि जो हिंदी जबान है इसे कौन सी जबान का दर्जा मिला हुआ है जी हमारे संविधान के अनुच्छेद में। देखिए एक चीज याद रखिएगा, एक आपका होता है कौमी जबान, क्या होता है, कौमी जबान, और कौमी जबान को कहते हैं राष्ट्रीय भाषा। क्या कहते हैं मेरे भाई, राष्ट्रीय भाषा। और राष्ट्रीय भाषा का मतलब हुआ कि नेशनल लैंग्वेज। याद रखिएगा भारत एक बहुभाषिक देश है, भारत एक कसीर लिसानियात वाला देश है, इसलिए यहां पर कोई भी इसका कौमी जबान नहीं है, यानी कि नेशनल लैंग्वेज इसका नहीं है, यानी कि राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हाँ, जब राष्ट्रीय भाषा नहीं है तो दोस्तों एक सरकारी कामकाज करने के लिए एक भाषा को वो दर्जा मान्यता प्राप्त है, उसे ही कहते हैं सरकारी जबान। तो हिंदी जबान जो है वो यहां की सरकारी जबान है। क्या है, सरकारी जबान है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आमोजिश में जबान की मरकजियत का मतलब है, आमोजिश में जबान की मरकजियत का मतलब है। ऑप्शन ए में है दूसरे मज़ामीन की आमोजिश में जबान का एक रोल होता है। बी में है जबान की आमोजिश में मज़ामीन के मवाद को मरकजियत हासिल होती है। जबान और मवाद की आमोजिश अलग अलग होती है। किसी मजमून के मवाद को पढ़ाने वाले को जबान की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। देखिए जब इस टाइप के सवाल आए तो वहां पर आप पहले ये कर सकते हैं कि पहले वो सवाल को आप छांट दीजिए जो आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता है, तब आपको कंपेयर करना आसान होगा। हमें क्या कहा गया है कि आमोजिश में जबान की मरकजियत का मतलब ये हुआ कि सीखने में भाषा को हम क्या करें, केंद्र बिंदु मानकर दोस्तों सीखते हैं। तो उसका मतलब क्या हुआ, मतलब जबान की मरकजियत का मतलब यह हो कि जब सीखने वाला अमल हो तो उसमें बात ज्यादा हो जी, जबान का प्रयोग ज्यादा हो, जबान का इस्तेमाल ज्यादा हो, यह बात आपको कही जा रही है। तो अब इसमें देखिएगा आप, तो सबसे पहले देखिए कि कौन कौन आपका गलत है। पहला यह कह रहा है कि किसी मजमून के मवाद को पढ़ाने वाले को जबान की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। यानी कोई टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं ना, जैसे मन वैसे भाषा इस्तेमाल कर लीजिए, कोई तवज्जो नहीं, तो ये तो गलत है। ये तो चूंकि जबान की मरकजियत होनी चाहिए। जबान और मवाद की आमोजिश अलग अलग होती है, यानी ये कह रहे हैं कि जबान यानी भाषा की जो आमोजिश है वो अलग होगी। कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा है उसकी आमोजिश अलग, ऐसा नहीं है, सब साथ ही होती है। ये वाली बात भी गलत है। तो गोया कि सी और डी तो नहीं होगा। अब आप देखिए इसमें कहा जा रहा है कि जबान की आमोजिश में मज़ामीन के मवाद को मरकजियत हासिल है। मेरे भाई यहां पर कहा जा रहा है कि जबान की मरकजियत हासिल है, और यहां पे कह रहा है कि जबान की आमोजिश में
मज़ामीन के मवाद को, मतलब यह है कि जब आप भाषा सीखते हैं तो जो उसके मटेरियल है उसको मरकजियत हासिल है। हमको यह नहीं कहा गया, हमको यह कहा गया कि जबान की मरकजियत। तो देखिए असल में मटेरियल अलग चीज है, जबान की मरकजियत का मतलब होता है बातचीत करना, वार्तालाप करना, इस्तेमाल करना, प्रयोग करना। तो यहां पर कहा कि मज़ामीन के मवाद को मरकजियत हासिल है, इसलिए ये वाला भी कट जाएगा आपका। जब तीनों कट गया, दूसरे मज़ामीन की आमोजिश में जबान का एक रोल होता है। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए हम मैथ ही पढ़ाएंगे तो ये दूसरा मवाद है, इसमें भी हमारी जो जबान है उसकी एक मरकजियत हासिल है, इसलिए कि अगर हमारी जबान अच्छी होगी तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाएगा, अगर मेरी जबान अच्छी नहीं होगी तो आपको नहीं समझ में आएगी। ये इसका मतलब हुआ। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 4 नंबर में कहा जा रहा है नज्म या शायरी की तदरीस के वक्त उस्ताद को ज्यादा तवज्जो देना चाहिए। क्या कहा जा रहा है, नज्म या शायरी की तदरीस के वक्त उस्ताद को ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। मतलब यह हुआ कि जब आप नज्म पढ़ा रहे हैं या शायरी पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त आपको क्या तवज्जो देनी चाहिए। ऑप्शन ए में है नज्म या शायरी से महफूज होने और उसकी तहसीन पर, यानी ये कह रहे हैं कि उससे महफूज होने यानी कि दिल को सुकून पहुंचाने के लिए और उसकी खूबसूरती पर। दूसरा है जखीरा अल्फाज और लोगत से रुजू करने पर, यानी कि आप कोई भी वर्ड ना जाने तो लोगत की तरफ चले जाएं, तो ये तो आपका गलत लग रहा है। कवायद और उसूल के इस्तेमाल पर, याद रखिएगा जब भी शेर व शायरी का इस्तेमाल होता है तो वहां कवायद और उसके उसूल का इस्तेमाल जो है वो दोस्तों जैसे आपको वजन बैठता उस तरह आप कर सकते हैं। कवायद के उसूल को बालाए ताक रख दिया जाता है। तहरीर के फरोग पर, तहरीर लिखने में आता है, यह भी आपका कट जाएगा। जब तीनों कट गया तो जाहिर सी बात है कि आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है 5 नंबर सवाल में कहा जा रहा है कि इक्तिबास या मजमून लिखते वक्त तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। यानी मान लीजिए कि आप कोई भी टॉपिक लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख देते हैं, आप अलग अलग मराहिल से गुजरते हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ आपको लिखना हो तो पहले आप क्या करते हैं दोस्तों, कुछ सोचते हैं, खाका तैयार करते हैं, फिर आप क्या करते हैं उसके बारे में बहुत सारी चीजों को रिसर्च करते हैं, फिर आपने जो लिखा है उसको क्या करते हैं, एडिट करते हैं, यानी उसके बारे में देखते हैं कि क्या हटाना है क्या डालना है ना। ये होता है ना, ऐसे तो नहीं कि डायरेक्ट कलम उठाया बेस्ट लिख दिया, ऐसा नहीं होता है। तो ये सारी चीजें, अब ये कह रहा है कि इक्तिबास या मजमून लिखते वक्त तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, यानी वो ख्यालात यकजा करते हैं, यानी पहले कुछ सोचते हैं, खाका तैयार करते हैं कि हमें इस कैसे लिखना है, पहला मसौदा तैयार करते हैं। पहला मसौदा का मतलब ये हुआ कि पहले कुछ वो नोट्स तैयार करते हैं, फिर उसमें से कुछ काटते हैं और इसको पुरमग़्ज़ बनाते हैं, और फिर आखिरी मसौदा तैयार करने के लिए इसको एडिट करते हैं। लिखने के इस तरीका को क्या कहेंगे, लिखने का माहसल तरीका, लिखने का अमली तरीका, लिखने का तफक्कुरी तरीका और समझने का तलबा मरकूज तरीका। ये दोस्तों लिखने का एक बेस्ट तरीका है कि पहले आप जिस टॉपिक में लिखना चाहें उसके बारे में आप कुछ ख्यालात यकजा करें, फिर एक खाका यानी आप अपना एक प्रोग्राम तय करें, और फिर आप एक ड्राफ्ट लिखें, फिर उसमें कुछ छांटें। दोस्तों यही आपका लिखने का एक तरीका है। तो ये आपका होगा लिखने का अमली तरीका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में कहा जा रहा है, 6 नंबर सवाल आपसे कहा यह जा रहा है कि दोस्तों क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि माहिर लिसानियात के मुताबिक दर्ज झैल में से कौन सा बयान दुरुस्त है, यानी ये कह रहा है कि कौन सा टॉपिक जो है दुरुस्त है। इसका क्वेश्चन आंसर यहां पर है। पहला ये कहा जा रहा है कि जबान का इक्तिसाब फितरी और तहत शऊरी अमल है। जबान की आमोजिश दानिस्ता और शऊरी अमल है, और जबान की आमोजिश फितरी और तहत शऊरी अमल है। जबान का इक्तिसाब दानिस्ता और शऊरी अमल है। सबसे पहले जो पहले दिन हम लोगों ने पढ़ा एक मर्तबा उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको ये होगा। देखिए
एक आपका होता है इक्तिसाब, क्या होता है इक्तिसाब, और एक आपका है आमोजिश। ध्यान दीजिएगा, इक्तिसाब को हिंदी में कहते हैं अर्जन, यानी ये जो है ये मादरी जबान में होती है, और आमोजिश को हिंदी में कहते हैं अधिगम। ये दोस्तों क्या होता है कि आप जब मेयारी जबान सीखते हैं उस समय ध्यान दीजिएगा, इक्तिसाब जो है ना ये ऑटोमेटिकली होता है। जैसे आप, इक्तिसाब एक फितरी अमल है, जैसे आपके घरेलू लैंग्वेज है, उसके लिए कोई मास्टर कोई टीचर की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली सीख जाइएगा। तो गोया कि इक्तिसाब एक फितरी अमल है। लेकिन मान लीजिए यही आपको सीटेट उर्दू पेडागोजी सीखना है, आप घर पे हाथ में हाथ धरे बैठे रहिए, सीख पाइएगा? नहीं सीखिएगा, इसके लिए मेहनत करना होगा, कोशिश करना होगा। तो ये जो है ना आपका आमोजिश हो गया, यानी जिसके लिए आपको प्रयास करना पड़े वो आपका आमोजिश है। और एक चीज ये याद रखेंगे आप, दानिस्ता का मतलब ये होता है कि जिसके लिए आप सचेत प्रयास करें। अब ये होता है कि प्रयास भी कई तरीके का, जैसे मान लीजिए कि हमने ऐसा प्रयास किया कि जो सही दिशा में न जा रहा हो, तो वो प्रयास भी मेरा सही नहीं है ना। तो जी, तो अब देखिए पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि जबान का इक्तिसाब फितरी और तहत शुऊरी अमल है। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि इक्तिसाब लिखा हुआ है ना, आमोजिश नहीं ना है, तो ये कह रहे हैं कि जबान का जो इक्तिसाब है यानी भाषा का जो अर्जन है वो फितरी है यानी नेचुरल है, और तहत शऊरी है यानी दिमाग के तहत चल रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये सही है बिल्कुल। अच्छा, जबान की आमोजिश दानिस्ता और शऊरी अमल है, यानी ये कह रहे हैं कि जब आप भाषा का अधिगम करेंगे तो वो एक दानिस्ता अमल है, यानी उसके लिए एक आपको सचेत प्रयास करना पड़ेगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। जबान की आमोजिश फितरी अमल है, जी नहीं, जबान की आमोजिश फितरी नहीं है, दानिस्ता है। जबान का इक्तिसाब दानिस्ता, दानिस्ता नहीं है बल्कि क्या है, फितरी है। तो जब ये दोनों कट जाएगा तो आपका क्या क्या बचेगा, ए और बी बचेगा। और जब ए और बी बचेगा तो देखिए ए और बी कहां, ए और बी दुरुस्त है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला है आपके स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि एक उस्ताद होटल के मेनू कार्ड को बोलने की सरगर्मी के लिए इस्तेमाल करता है। जाते हैं ना रेस्टोरेंट वगैरह में, तो एक मेनू कार्ड देता है, तो कहा जा रहा है कि उसको बोलने के लिए सरगर्मी में इस्तेमाल करता है। वो 4 तलबा पर मुश्तमिल एक ग्रुप से कहता है कि वो मेनू कार्ड को देखकर 1500 रुपए का खाना मंगवाए। यानी 4 बच्चे से कहता है कि आप कार्ड देखो लेकिन तुमको ऑर्डर करना कितने का, 1500 रुपए का। ठीक है, उसका मकसद तलबा को बोलना सिखाना और तरसीली महारत की हिकमत अमली बताना है। यानी वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चा जो है ना वो बोलना सीख पाए कि हमें कैसे ऑर्डर देना है, क्या बात करनी है। ठीक है, यहां होटल के मेनू कार्ड का क्या रोल है, जबान की तदरीस के लिए मवाद, छपा हुआ कागज, आला ए हिकमत, आमोजिश का गैर मुस्तनद मवाद। यानी ये कह रहे हैं कि यहां पर जो होटल का दोस्तों जो कार्ड है वो कार्ड, जैसे मान लीजिए कि हम आपको ये बताएं कि मेरे भाई आप तुम यहां से जो जा रहे हो, नेशनल हाईवे आपने पकड़ा है, चलिए किसी जगह हमने ऐसे जगह पहुंच गए जहां पर पूरा कार्ड लिखा हुआ है, चार्ट लिखा हुआ है कि हमें कहां जाना है, कहां किधर से रूट है, कहां से रूट है। हमने कहा कि आप सभी को यह देखकर बतलाना है कि यहां से फला शहर की दूरी क्या है, फला शहर की दूरी क्या है, फला शहर की दूरी क्या है। तो एक बात बताइए, हमने जिस चीज का सहारा लिया वो हमारे लिए एक मवाद हो गया ना, और हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट को बोलना आ जाए। तो ऐसे ही यहां पर जो मेनू कार्ड है वो दोस्तों क्या हो जाएगी, जबान की तदरीस के लिए एक मवाद का काम करेगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है 8 नंबर में, उस्ताद तलबा की गुज़िश्ता 1 माह की तहरीरी गलतियों को यकजा करता है। यानी पिछले 1 महीने में जो बच्चे ने गलतियां की है उसको वो इकट्ठा करता है, और तलबा को बगैर बताए हुए गलतियां किसने की है वो उन पर बहस के लिए एक सेशन मुनाकिद करता है। उस्ताद के इस अमल को क्या कहा जाएगा, मतलब बच्चे ने जो 1 महीना में गलती किया है उस्ताद उसको एक कॉपी में लिख लेते हैं, वो किसी का नाम नहीं लेते हैं, एक वो सेशन बुलाते हैं और उस सेशन में वो उस पर चर्चा करते हैं। तो उस चर्चा को क्या कहेंगे, ऑप्शन ए है गलतियों का तज्जिया, फीडबैक की फराहमी, तहरीर का तयन कदर, पूरी क्लास पर मुश्तमिल बात। मान लीजिए कि पिछले 1 महीने में जो गलती हुई उस पर चर्चा करना, यही तो दोस्तों एक फीडबैक हुआ जी। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर
बी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला सवाल, अगला है 90 नंबर में। कहा जा रहा है कि 7वीं जमात की जबान की उस्तानी कृति अपने तलबा से दर्स किताब में शामिल नज्म के ममासिल एक दूसरी नज्म तलाश करने, फिर उस नज्म को लफ्जियात और मानी पर गौर करने और आम जबान में तामुल के लिए कहती है। क्या कहने का मतलब हुआ, इस 7वीं क्लास की एक उस्तानी जी है, वो बच्चे से कहती है कि एक नज्म जो किताब में है ना, इसी टाइप का एक और नज्म तुम तलाश करो। अच्छा, फिर जो नज्म किताब में लिखी है उसके लफ्जियात और मानी पर गौर करें और उसको आप अपने आम जबान में इस्तेमाल करें। मतलब यह हुआ कि जो नज्म किताबी भाषा में है ना, उसको आप अपनी जबान में इस्तेमाल कीजिए, यानी मादरी जबान में। तलबा फिर अपनी मुतअल्लिका जबानों में उस नज्म को एक चार्ट पर लिखकर पूरी क्लास के लिए डिस्प्ले में लगा देते हैं। यहां जबानों की अहमियत को तस्लीम करने के लिए उस्तानी ने कौन सी हिकमत अमली इख्तियार की, जबान की फरोग, बहुत सी जबान बोलने की हिकमत अमली, कसीर लिसानियात बतौर हिकमत अमली और लिखने का फरोग। तो देखिए, सबसे पहले आप ये देखें कि यहां पर एक बात लिखा हुआ है कि दरसे किताब में शामिल नज्म के ममासिल एक दूसरी नज्म तलाश करने, फिर उस नज्म की लफ्जियात और मानी पर गौर करने और आम जबान में तामुल के लिए कहती है। यानी जो किताबी भाषा है उस भाषा को न छोड़कर अपनी भाषा में बात करना। तो जब आप दो भाषा में बात करिएगा तो उसी को न कहते हैं कसीर लिसानियात, यानी बहुभाषिकता। तो दोस्तों यही आपका होगा कसीर लिसानियात बतौर हिकमत अमली। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुस्तामल जबान के मुताले को क्या कहते हैं? समाजी लिसानियात, नफ्सियाती लिसानियात, तकलीद रस्म खत और मुतालात जबान। मतलब यह हुआ कि जो जबान मुस्तामल है, जैसे मान लीजिए अभी उर्दू हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदी है, इस जबान के मुताले को क्या कहेंगे? तो दोस्तों इसको कहा जाता है समाजी लिसानियात, इसलिए कि समाज में ही जबान पैदा होती है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला, जबान की आमोजिश के बारे में कौन सही नहीं है? क्या लिखा है? जबान की आमोजिश यानी भाषा की अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? पहला यह है, तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। यानी यह कहा जा रहा है कि जब बच्चा भाषा सीखता है तो वो अलग अलग स्टेज से गुजरता। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि हमें पूछा गया है निगेटिव, और जब निगेटिव पूछा जाएगा तो इसमें 3 ऑप्शन आपके राइट होंगे और एक ऑप्शन आपका गलत होगा, और जो गलत होगा वही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कि जबान के आमोजिश के बारे में तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं, बिल्कुल ये बात सही है। किसी एक जबान के तमाम बच्चों के मराहिल यकसा होते हैं लेकिन शरह नमू मुख्तलिफ होती है। यानी ये कह रहे हैं कि कोई भी एक जबान के बच्चों के जो मराहिल है वो यकसा होते हैं, लेकिन बच्चे का जो लेवल होता है ना, सोचने का, समझने का, याद करने का, वो अलग अलग होता है। तो बिल्कुल सही बात है ये, है ना। उसके बाद तमाम जबानों में ये मराहिल यकसा होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो मरहला है कि बच्चे एक ही मराहिल से, लेकिन उनके जो शरह नमू है, यानी जो उनके सोचने का समझौता है, कैपेसिटी है, वो अलग अलग होती है। तो ये तमाम जबानों के साथ है, ये बात भी सही है। बच्चों की गलतियों की इस्लाह हमेशा जरूरी होती है जी नहीं, कभी कभी आपको गलतियों की इस्लाह बाद में की जाती है। तो इसीलिए ये वाली बात जो है ना, ये गलत है, और जो गलत है वही बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है, कहा जा रहा है 12 नंबर में कि कवायद की मुअस्सिर तदरीसो आमोजिश के हवाले से कौन सा बयान दुरुस्त है? क्या कहा जा रहा है कि कवायद की मुअस्सिर तदरीसो आमोजिश के हवाले से, मतलब यह हुआ कि कवायद एकदम बेहतरीन ढंग से सिखाया जाए, इसके बारे में कौन सी बात बेस्ट है? यानी आप ये समझ लीजिए ना कि ये स्टेटमेंट है 4 स्टेटमेंट में से कौन सी बात आपको सही लगे। कहा जा रहा है तलबा को पहले कवायद के उसूलों से मुतारिफ कराना और फिर मिसालें देना। इसका मतलब ये हुआ कि तलबा को पहले हमको उसूल बताना है। मेरे भाई, आपको मैंने पढ़ाया कि पहले उसूल
फिर मिसाल, ये कौन सा तरीका हुआ? इस्तिखराजी यानी कि आगमन विधि, और ये कदीम तरीका है। तो इसलिए ये वाली बात क्या है? गलत है। ये वाली बात क्या है? गलत है। तलबा को बहस में ज्यादा से ज्यादा कवायदी मश्क को नोट्स में लेने, फिर मकसद इस्तेमाल और इंकिशाफे उसूल का मौका देना चाहिए। यानी ये कह रहे हैं कि तलबा से ज्यादा आप डिस्कशन कराइए, बहस में ज्यादा से ज्यादा कवायदी मश्क यानी तामुल कराइए। और जाहिर सी बात है कि जब बच्चे डिस्कशन करेंगे तो वो एक निचोड़ तक पहुंचेंगे, है ना। और फिर मकसद इस्तेमाल और इंकिशाफे उसूल का मौका देना चाहिए। यानी जब आप डिस्कशन कराइएगा तो फिर उसका इंकिशाफ कीजिए, यानी कि फिर उस पर कवायद को जाहिर कीजिए। ये बात किसी हद तक सही लग रही है कि ऐसा करना चाहिए। वाइगोत्स्की ने भी यही कहा था कि हमें बच्चे को सामाजिक अंतक्रिया यानी कि समाजी तामुल से सिखानी चाहिए। ये बात सही लग रही है। तलबा को दरसी किताब के कवायद शिक़ की मश्क करनी चाहिए, फिर उसके बाद उस्ताद उनकी वजाहत करे। फिर वही हो गया कि यहां पर कवायद पहले फिर उसूल मिसाल बाद में, तो ये वाली बात गलत है। तलबा को कवायद की तदरीस की जरूरत नहीं होती, वो उसे अपने अंदाज में सीखते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि कवायद वाद पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, उसको छोड़ दिया जाए, वो ऐसे सीख लेगा। जी नहीं, कवायद सीखने की जरूरत होती है, इसलिए ये वाली बात भी कट जाएगी। तो आपका कौन सा सही हुआ? ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट है। और बी देखिए कहां पर है, ऑप्शन ए में 2 नंबर, तो 2 नंबर बी हो गया। बी में है 3 और जी में है ए और दाल में है 4। तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर में, जबान का मिसाली निसाब मुश्तमिल होता है। यानी ये कह रहे हैं कि जबान का जो मिसाली निसाब है वो कैसा मुश्तमिल होता है? ऑप्शन ए में है तदरीस व आमोजिश के मकासिद, मवाद, अमल और अंदाजा कदर पर। जबान की तदरीस के मकासिद, तरीक़े-ए-कार और तय्युन कदर। जबान की तदरीस व आमोजिश के इक़्तिदार, अमल और इम्तिहान पर। उसूल के नजरियात, तदरीस, आमोजिश और इम्तिहान पर। असल में ये कहा जा रहा है कि जो आप मिसाली निसाब तैयार करते हैं वो दोस्तों कैसा है। सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि जो इसमें इम्तिहान लेने की बात है वो तो आपका कट जाएगा, इसलिए कि वो निगेटिव है, सी तो हो नहीं सकता। ठीक है, लेकिन जबान का मिसाली निसाब, तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं कि तदरीस आमोजिश के मकासिद, यानी जो आप सीखना चाहते हैं उसका कोई ना कोई मकसद होगा। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, मकसद हो लेकिन मवाद ना हो यानी निसाब नहीं हो तो फिर बेफायदा है, तो इसलिए ये भी होनी चाहिए। और फिर अमल और अंदाजा कदर, अब मकसद भी है, निसाब भी है, तो उस पर अमल भी होना चाहिए, और अमल के बाद एक टेस्ट भी होना चाहिए कि आपने कितना सीखा। तो ये बात बिल्कुल सही लग रही है। अब देखिए बी में कहा जा रहा है कि जबान की तदरीस के मकासिद, यानी मकासिद भी है, तरीक़े कार और तय्युन कदर, लेकिन इसमें मवाद है ही नहीं, तो बगैर मवाद के आप कैसे सीख सकते हैं? तो इसलिए ये आपका कट जाएगा। तो जब ये दोनों कट जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला, उस्ताद अपने तलबा से 2-2 के जोड़ों में किसी एक इक्तिबास के एक एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाने और दूसरे के पढ़े हुए जुमले को नोट करने के लिए कहता है। फिर तहरीर करदा जुमलों का छपे हुए इक्तिबास से तकाबुल करने के लिए कहता है। इस हिकमत अमली को आप क्या कहेंगे? बाहमी इमला, ग्रुप में किया जाने वाला काम, जोड़ों में किया जाने वाला काम, महारतों का इंतजाम। पहले जो है ना आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। देखिए क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि उस्ताद अपने तलबा से 2-2 के जोड़ों में किसी एक इक्तिबास के एक एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाने, यानी बच्चे को 2-2 का ग्रुप बना दिया गया और एक इक्तिबास के एक एक जुमले को बारी बारी पढ़कर सुनाया जा रहा है उन लोगों को, और फिर दूसरे के पढ़े हुए जुमले को नोट करने के लिए कहा जाता है। यानी ये कहा जा रहा है कि ये बच्चा जो पढ़ रहा है तुम उसको सुनकर लिखो। तो गोया कि यहां पर क्या हुआ मेरे भाई? सुनकर लिखना। क्या हुआ? सुनकर लिखना, है ना। फिर तहरीर करदा जुमलों को छपे हुए इक्तिबास से तकाबुल करने के लिए कहता है। फिर जो लिखा गया उसको कहा गया कि उसको कंपेयर कीजिए किससे? पहले वाले पैराग्राफ से। तो दोस्तों याद रखिए, सुनकर लिखना ही मुहजबानी लिखना आता है, और उसे ही कहते हैं श्रुत लेख, और उसे ही कहते हैं डिक्टेशन, और उसे ही कहते हैं इमला।
क्योंकि ये दो दो के जोड़े में हो रहा है तो इसलिए बाहमी इमला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है पढ़ना क्या है, हुरूफ और अल्फाज की सराहत। यानी ये कह रहे हैं कि अब यहां पर पूछा गया ना, जैसे हम लोग बोलते हैं ना सर हमको तो उर्दू आती है, तो देखिए उर्दू आनी एक अलग चीज है, लेकिन पढ़ने का मतलब होता है माना का अखज करना, माना मालूम करना। कहा यार पढ़ना क्या है, हुरूफ और अल्फाज की सराहत, दिए गए मतन से माना अखज करना, मुश्किल अल्फाज के माना मालूम करना, आवाज और अल्फाज की मदद से काम लेना। याद रखिएगा पढ़ना दोस्तों क्या होता है कि माना को अखज करना, तो इसीलिए दिए गए मतन से माना अखज करना ही पढ़ना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में कहा जा रहा है कि हर उस्ताद को जबान की तदरीस के दौरान चाहिए कि, यानी ये कह रहे हैं कि अगर उस्ताद बच्चे को जब भाषा सिखाए तो उस वक्त उसे चाहिए, क्या चाहिए, सिर्फ दरसी किताब पर मबनी मालूमात फराहम करें। यानी कह रहे हैं कि केवल और केवल जो है ना दरसी किताब से रिलेटेड ही बताए, यानी किताबी लकीर के फकीर बन जाए, ऐसे तो नहीं करनी चाहिए, तो गलत है। दरसी मवाद के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करें। यानी ये कह रहे हैं कि दरसी किताब में जो बातें हैं ना आप अलग से भी कुछ उसको मिसाल दिया कीजिए, उदाहरण दिया कीजिए। अगर मान लीजिए कि दोस्तों जो लिखी हुई है इसी को हम बार बार आपको रिपीट करके ABCD कह दे तो समझ में आएगी बात, नहीं ना आएगी। हाँ, इसको हम बाहर से मिसाल देकर समझा रहे तो आपको समझ में आ रही है। तो इसीलिए हर उस्ताद को ये चाहिए कि दरसी किताब के अलावा आप इजाफी तदरीसी मवाद भी दीजिए जो उसके लिए काफी हेल्पफुल है। ये बात बिल्कुल सही लग रही है। दरसी किताबों के अलावा इजाफी तदरीस का मवाद बोझ न डाले, जी नहीं, ये गलत है। मुजव्वजा दरसी किताब से आगे न जाए, ये भी गलत है। तो आपका जो है ना बी वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट है और सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों की जबान बोलने की सलाहियत अदबी आमोजिश को अहम बुनियाद फराहम करती है। दर्जे झैल में से क्लासरूम की कौन सी मश्क जबान बोलने की सलाहियत को फरोग दे सकती है। यानी ये कह रहे हैं कि जो बच्चे जबान बोलते हैं ना, तो जो उनकी जबान बोलने की सलाहियत ही उसको दोस्तों निखारती है, क्योंकि जबान का मतलब ही हुआ कि आपको बोलना आ जाए। तो वही चीज करे कि बच्चे की जबान बोलने की सलाहियत अदबी आमोजिश को अहम बुनियाद फराहम करती है। तो ये कहा जा रहा है कि मुंदरजा झैल में कौन बोलने की सलाहियत को फरोग देगा, यानी किस बात से बच्चा और भी बेहतर से बेहतर, अच्छा से अच्छा बोल सके। तो पहला ये है लफ्जों के सही तलफ्फुज की एक साथ मश्क, जिसको कहते हैं कि दोस्तों आप जो है ना एक साथ सबको पढ़ाइए, यानी ग्रुप में पढ़ाइए। दूसरा ये है पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले में शिरकत, यानी कोई कहानी है पसंदीदा तो उसमें आप रोल प्ले करवा दीजिए। अच्छा, इज्तिमाई या इनफिरादी तौर पर लफ्जों को याद करना, याद करना एक निगेटिव वर्ड होता है, ये नहीं हो सकता। उस्ताद के साथ साथ दरसी किताब में दी गई कहानी को इज्तिमाई तौर पर पढ़ना, ये भी दोस्तों आपका गलत है, बल्कि बिल्कुल ये सही है कि कोई भी पसंदीदा कहानी है तो वहां पर आप रोल प्ले कराएंगे। जब रोल प्ले होगा तो उसमें बच्चे दोस्तों अपने हमजोलियों के साथ बोलेंगे भी, खेलेंगे भी, सीखेंगे भी। तो ये सबसे बेस्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बार प्लीज जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, है ना। चैनल पे तो ये एप्लीकेशन पे तो ये फीचर ऑप्शन नहीं है, तो लेकिन यूट्यूब वाले एक बार लाइक कर दें। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में, दफा यानी अनुच्छेद यानी आर्टिकल 350A 7वीं तरमीम एक्ट 1956, यानी कि जो अनुच्छेद का संशोधन हुआ, संविधान संशोधन 1956 में हुआ 7वीं में, तो उसका जो 350A है उसके मुताबिक लिसानी अकलियतों के बच्चों को मुनासिब सहूलियात फराहम करनी चाहिए। उनकी आबादी में स्कूल की, बुनियादी सतह तक मिड डे मील की, बुनियादी सतह पर मादरी जबान में तालीम, बुनियादी सतह पर खिलौने और दूसरी आमोजिशी मवाद। तो जाहिर सी बात है कि दोस्तों हमें जो है ना क्या कहा जा रहा है कि आप यहां पे देखेंगे कि उनकी आबादी में स्कूल, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर अकलियत से यानी माइनॉरिटी से है तो उसी इसमें आबादी में स्कूल हो, जी ये नहीं है। बल्कि बुनियादी सतह पर मिड डे मील ये तो जी एक्स्ट्रा चीज है, लेकिन बुनियादी सतह पर मादरी जबान में तालीम, मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में बच्चे को हमें उनकी मादरी जबान में तालीम देनी चाहिए। तो ये वाली बात जो है ना बिल्कुल सही है और दुरुस्त है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला,
हिंदुस्तान की जबान की तालीमी पॉलिसी में संस्कृत नहीं है। क्लास की जबान से लिसानी फॉर्मूले का हिस्सा सरकारी जबान और एक जदीद हिंदुस्तानी जबान। दोस्तों एक चीज आप ये याद रखिए, ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की जबान की जो तालीमी पॉलिसी है, इसमें देखिए क्लास की जबान उस जबान को कहते हैं जिसकी अपनी क्या हो, खानदान हो। तो संस्कृत जो है ना, ये क्लास की जबान है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन ये जदीद हिंदुस्तानी जबान नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि तालीमी पॉलिसी में संस्कृत जो है इसका दर्जा सरकारी जबान का नहीं है, इसलिए कि सरकारी जबान का जो दर्जा है वो हिंदी को है ना, ये बात नहीं है। इसीलिए जो नहीं है उसे ही बताना है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला ये जो है ना, इसके लिए ये क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन, एक जुमला सुनने के बाद बच्चा उसे समझने के लिए उसकी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। यह अमल क्या होगा? नीचे से ऊपर का अमल, ऊपर से नीचे का अमल, इस्तिक़राई अमल और इस्तिखराजी अमल। क्या कहा जा रहा है कि एक जुमला सुनने के बाद बच्चा जो है ना उसके छोटे छोटे हिस्सों में बांटता। देखिए एक चीज याद रखिएगा, एक होता है बॉटम अप और एक होता है टॉप डाउन। टॉप डाउन का मतलब होता है ऊपर से नीचे, ठीक है, और बॉटम अप का मतलब होता है ऊपर से नीचे से ऊपर, ठीक है। उर्दू में तो उसे कहते हैं, देखिए नीचे से ऊपर का मतलब यह हुआ कि पहले, नीचे से ऊपर का मतलब यह हुआ कि पहले आप शुरुआत में शुरू करें। तो शुरू में दोस्तों आपका क्या होता है? हर्फ होता है। उसके बाद आपका क्या हो गया? लफ्ज हो गया। लफ्ज के बाद क्या हो गया? आपका जुमला हो गया। जुमला के बाद क्या हो गया? आपका कहानी हो गया, ठीक है। ये नीचे से ऊपर। अगर हम इसी को लिखते हैं कि ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे क्या होता है कि पहले आपने लिख दिया दोस्तों कहानी, पहले आपने लिख दिया कहानी, फिर उसके बाद आपका जुमला, फिर उसके बाद आपका लफ्ज, फिर उसके बाद आपका हर्फ, है ना। याद रखिए, यानी देखिए एक चीज आप समझिए, नीचे से ऊपर क्या होता है कि पहले आप छोटी छोटी चीजों को समझते हैं, किसी भी सेंटेंस के छोटे चीजों को। लेकिन ऊपर से नीचे है कि आप ये नहीं सोचते कि हमें क्या क्या कहा जा रहा है, बल्कि आप उसके मफहूम को समझते हैं, उसके मफहूम को समझते हैं। यानी अगर पूरे जुमले को एक साथ सुना जाए तो वो आपका ऊपर से नीचे होगा, लेकिन जुमले के एक एक पार्ट को सुना जाए तो वो नीचे से ऊपर होगा। अब देखिए, एक जुमला सुनने के बाद बच्चा उसे समझने के लिए, यानी उस जुमले को समझने के लिए उसकी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांटता है। अब छोटा छोटा जुमला का क्या होगा? अलग अलग पार्ट करना होगा। तो दोस्तों छोटा छोटा जो पार्ट बांटा, यही काम हो गया नीचे से ऊपर का अमल। क्या हो गया? नीचे से ऊपर का अमल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का क्लियर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में नीचे से ऊपर का नजरिया जोर देता है। यानी ये कह रहे हैं कि नीचे से ऊपर, तो नीचे से ऊपर क्या होगा? पहले आपका हर्फ होगा, फिर लफ्ज होगा, फिर जुमला होगा। तो नीचे से ऊपर यहां पे देखिए कहा जा रहा है जुमला, ये तो कट जाएगा, ये नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद इसमें कहा जा रहा है कि हर्फ है, फिर रुकन है, फिर लफ्ज है, फिर जुमला है। रुकन है, तस्वीर है, रस्म खत है, आवाज है। ये तो आपका कट जाएगा, ये नहीं हो सकता। अब देखिए यहां पर आवाज है, रस्म खत है, तस्वीर है और रुकन है। तो दोस्तों हमें क्या करना है? नीचे से ऊपर में आप देखेंगे तो आपको सबसे पहले क्या आता है? हर्फ आता है, बिल्कुल सही बात है। रुकन आता, उसके बाद आता है, फिर लफ्ज आता है, ठीक है, फिर जुमला है। ये बिल्कुल आपका सही लग रहा है ना। ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इब्तिदाई मुताले की दरसी किताबों में ज्यादातर अस्बाक होते हैं जो एक वक्त में वाहिद आवाज पर मबनी होते हैं। इस तरह के मवाद हैं। क्या कह रहे हैं? इब्तदाई दर्जात में जब आप पढ़िएगा ना, तो जब कोई भी सबक आएगा तो एक ही टाइप का होगा। जैसे कोमल कमल, नौल नल, बल बल, आपने पढ़ा होगा शाम, नाम, काम, दाम, है ना जी। यानी सबके आखिर में मीम से खत्म है। या अगर मान लीजिए आखिर में ते से खत्म है, दरख्त, शरबत, नेमत, लोगत, है ना, मेहनत। यानी आपने पढ़ा होगा कि जो इब्तिदाई दर्जात में जो किताब, जैसे पाना जाना ही ले लीजिए या मनोहर पोथी ही ले लीजिए, उसमें जो है ना जो छोटे छोटे लफ्ज होते हैं, जुमले होते हैं, आमतौर पे देखिएगा एक ही वजन पे होता। वही चीज कही जा रही है कि इब्तिदाई मुताले की दरसी किताबों में ज्यादातर अस्बाक होते हैं जो
एक वक्त में वाहिद आवाज पर मबनी यानी एक वजन पर होते। इस तरह के मवाद क्यों होते हैं? इस तरह के मवाद क्यों होते हैं? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है कि ये मवाद मुआविन है क्योंकि बच्चे एक वक्त में एक मखसूस पहलू पर ही तवज्जो देते हैं। यानी ये कह रहे हैं कि इस तरह की आवाज निकालना बच्चे को बहुत आसान है क्योंकि एक आवाज ने निकाला दूसरा उस पर हो जाएगा। आप देख लीजिए, शरबत, मेहनत, दरख्त, है ना, तो इस तरह का निकल जाएगा। शाम, नाम, काम, दाम, बाम, लाम, तो इस तरह का निकल जाएगा क्योंकि ये मुआविन है। फिर यहां पे कहा जा रहा है कि गैर मुआविन है क्योंकि महदूद तवज्जो अक्सर गैर मंतकी जुमलों का सबब बन जाती है। जी नहीं, ये गैर मुआविन नहीं, ये मुआविन है। मुआविन क्योंकि वो पढ़ने के लिए यक खत्ती और दर्जा बंद रवैये को अपनाते हैं। जी नहीं, यक खत्ती नहीं, वो अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये कहना कि यक खत्ती, ये गलत हो जाएगा। गैर मुआविन ये ऐसे ही कट जाएगा। तो पहला आपका राइट हो जाएगा कि ये मुआविन है क्योंकि बच्चे एक वक्त में एक मखसूस पहलू पर ही तवज्जो देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों को लिखने की तदरीस के दौरान दर्ज झैल में से कौन सबसे ज्यादा मौजू है? यानी जब बच्चे को आप लिखना सिखा रहे हैं तो मुंदरजा झैल में कौन सबसे ज्यादा मौजू है? देखिए, जिस तरह मेरे भाई पढ़ने का मतलब होता है माना अखज करना, बोलने का मतलब होता है हालात को मद्देनजर रखते हुए बोलना, उसी तरह लिखने का मतलब होता है अपने ख्यालात और नजरियात को लिखना, अपनी बात लिखना, किसी का नकल नहीं करना। हमें कहा जा रहा है कि बच्चों को लिखने की तदरीस के दौरान दर्जे झैल में से कौन सबसे ज्यादा मौजू है, यानी कौन सबसे बेस्ट है। पहला ये कहा जा रहा है कि बच्चों से कहा जाए कि वो इस जबान के हरूफ तहज्जी लिखे, यानी बच्चे से कहा जाए कि आप जो है ना अल्फाबेट लिखिए, ABCD लिखिए या अलिबा लिखिए। लिखावट को बेहतर बनाने के लिए एक ही जुमले को बार बार लिखने के लिए कहा जाए। वो तो एक ही जुमले को बार बार लिखना, ये तो नकल करना हुआ और ये लिखने में आता नहीं है। उन्हें अपने ख्यालात और नजरियात कलमबंद करने का मौका फराहम किया जाए। याद रखिएगा, जिस तरह कहा जाता है कि पढ़ने का मतलब क्या होता है, तो पढ़ने का मतलब होता है माना अखज करना। इसी तरह दोस्तों बोलने का मतलब क्या होता है, तो हालात के मद्देनजर रखते हुए बोलना। इसी तरह दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, लिखने का मतलब हुआ कि अपने ख्यालात और नजरियात को लिखना, अपने अनुभव को लिखना। ये वाली बात बिल्कुल सही है। उन्हें याद करने और मखसूस मौजू पर लिखने के लिए कहा जाए। याद करना एक निगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा, इसीलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 24 नंबर में, 24 नंबर में कहा जा रहा है कि अपने तलबा के लिए अदब इत्फाल यानी कि बाल साहित्य मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू क्या होगा? आसान जबान, मुसन्निफ शायरी की शोहरत, बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी, हिंदुस्तानी सकाफत में पैवस्त अदब। सबसे पहले क्वेश्चन ये समझिए, कहा जा रहा है कि अगर किसी बच्चे के लिए आपको कहा जाए कि बाल साहित्य आप सेलेक्ट कीजिए, यानी मान लीजिए कि सपोज दैट आप ही को कहा जाए कि भाई ये 3 क्लास के बच्चे हैं, इसके लिए जो है ना आप एक निसाबी किताब तैयार कीजिए या एक आप मटेरियल तैयार कीजिए, तो उस समय आप क्या करिएगा कि आसान जबान हो जो सब पढ़ ले। तब तो पता चला कि आप उसको अच्छा नहीं सिखा पाइएगा, तो ये भी नहीं होनी चाहिए। मुसन्निफ और शायरी की शोहरत, यानी आप ऐसे ऐसे शख्सियत किए करेंगे जो बहुत शोहरत याफ्ता हो। देखिए, किसी और के शोहरत याफ्ता होने से आप शोहरत याफ्ता नहीं हो सकते, जबकि आपका उससे कोई खास ताल्लुक नहीं हो, तो इसलिए ये वाली बात भी गलत है। बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी, यानी आप अदब इत्फाल जो तैयार कर रहे हैं तो बच्चे के लेवल को देखना है, यानी कि उसके स्तर को देखना है, यानी उसकी सतह को देखना है कि वो किस लेवल के हैं। 1 क्लास का है, 3 क्लास का है, 5 क्लास का, वो देखना है, और उसकी उसमें दिलचस्पी होगी कि नहीं होगी उसको देखना। ये सबसे बेस्ट बात है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों 25 नंबर में कहा जा रहा है कि अज खुद जबान सीखने और जबान की आमोजिश में बुनियादी फर्क क्या है? पहली जबान के लिए आमोजिश के उसूल होते हैं, उस्ताद शागिर्दों के माबैन रिश्ता, जबान का माहौल, जबान से मुताल्लिक पढ़ने का मवाद। सबसे पहले देखिए, अज खुद जबान, अज खुद जबान, अज माने से, खुद माने अपना और जबान माने जबान, यानी अपने से जबान सीखना। तो मेरे भाई अपने से कौन सी जबान आप सीखिएगा? मादरी जबान सीखिएगा, ठीक है।
और जबान की आमोजिश, तो हमने आपको बताया कि आमोजिश हम लोग किस जबान की करते हैं, तो मेयारी जबान की करते हैं, यानी कि दूसरी जबान की करते हैं। तो मेरे भाई मादरी जबान की शुरुआत कहां से होती है, तो मां की गोद से होती है। अच्छा, मेयारी जबान की शुरुआत कहां से होती है, तो स्कूल से होती है। एक बात बताइए कि मां की गोद का माहौल और स्कूल का माहौल दोनों एक होता है क्या? नहीं। अरे मां की गोद में तो हम जिद करते हैं, घर में तो हम अपने जिद पर अड़ जाते हैं, लेकिन वहां नहीं हो सकता। तो दोस्तों यही मतलब हुआ कि मादरी जबान और मेयारी जबान में क्या फर्क है, इसका मतलब यह हुआ। आज खुद जबान सीखने और जबान की आमोजिश में बुनियादी फर्क क्या होगा, तो जबान का माहौल का क्या होगा, जबान का माहौल का। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, इतने आसानी से मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपने थोड़ा सा भी गौर करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत आसानी से उर्दू पेडागोजी जो है वो आपका हल हो जाएगा। चलिए, जबान की आमोजिश में महारत हासिल करने के लिए दर्जे झैल में से कौन जरूरी नहीं है, यानी ये कह रहे हैं कि अगर आपको भाषा के लैंग्वेज स्किल में अगर आपको महारत हासिल करना है तो कौन सी बात जो है ना वो जरूरी नहीं है। ऑप्शन ए में है दुरुस्तगी, ऑप्शन बी में है रवानी, ऑप्शन सी में है मौजूनियत, और ऑप्शन नंबर डी में महारत। देखिए, अगर आप जबान बहुत अच्छी बोलते हैं लेकिन आपकी जबान गलत बोलते हैं, तलफ्फुज सही नहीं है, तो फिर आप नहीं कर सकते। इसलिए ये तो जरूरी है, दुरुस्ती होनी चाहिए। दोस्तों आप जबान इतनी धीरे बोलते हो, इतने धीरे बोलते हो कि अगला वाला उकता जाता है, ये भी सही नहीं। इसलिए आपकी जबान में रवानी भी होनी चाहिए, तो ये भी होनी चाहिए। आप जो जबान बोलते हैं अगले का हालात को नहीं देखते हैं कि हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, कहां बोलना है, तो जाहिर सी बात है ये भी जबान अच्छी नहीं होगी। तो मौजूनियत भी होनी चाहिए महारत के लिए, लेकिन हम कहें कि महारत हासिल करने के लिए महारत होनी चाहिए, तो जी नहीं, ये तो हमको हासिल ही करना है। तो इसीलिए ये आपका गलत है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला, पोर्टफोलियो तैयार करने के 3 अहम मराहिल हैं। यानी जब हम पोर्टफोलियो क्या होता है, एक बच्चे का अपना लेखा जोखा, अपना खाका तैयार क्या होता है जिससे वो खुद अपना मुहासबा खुद करते हैं। तो पोर्टफोलियो तैयार करने की जो 3 मराहिल है वो क्या है। पहला है यकजा करना, तकसीम करना, मजम्मत करना। यकजा करना, मुंतखब करना, गौर करना, तजर्बा करना, निशानजद करना, तैयार करना, लामरकजियत, तयन कदर और पेशकश। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक चीज याद रखिए, यहां पर है ना आप कहिएगा सर ये सब चीज तो हमको याद नहीं है, कैसे हम पकड़ेंगे। तो कुछ चीजें हैं जो इसमें आप पकड़ सकते हैं। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, एक समझिए ना कि एक आपकी डायरी होती है जिसमें आपके सारे क्रियाकलाप लिखे होते हैं, आप जो आपकी हाजिरी, गैर हाजिरी, आपका परसेंटेज, ये सब होता है। तो हम जो है सबसे पहले डेली बेसिस में किया हुआ काम को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। डायरी में डेली हर घंटी घंटी का इकट्ठा होता है, तो जाहिर सी बात है यकजा करना होगा, इसके अंदर यकजा करना होगा। तजर्बा करना पहले नहीं आएगा, लामरकजियत पहले नहीं आएगा, तो ये दोनों कट गया। अच्छा, उसके बाद देखिए तकसीम करना, और यहां पर है मुंतखब करना। तकसीम करने का मतलब होता है कि फिर आप उसको बांटते हैं कि इस घंटे में हमने ये पढ़ा, इस घंटे में हमने ये पढ़ा। हमने मुंतखब करने का निशान जब ठीक है, इसको ठीक है, लेकिन आप यहां पे देखिए मुंतखब करने का मतलब होता है चुनना। आप उसमें चुनते हैं हमारा कब हाजिरी है, कब गैर हाजिरी है। लेकिन फिर यहां देखिए मजम्मत करना, कभी भी पोर्टफोलियो में मजम्मत करना नहीं होता है, ये तो निगेटिव वर्ड हुआ, ये भी कट जाएगा। जब जाहिर सी बात है ए कट गया, सी कट गया, डी कट गया, तो आपका बचा गौर करना, यानी हम कहां पिछड़ गए, किस वजह से, तो हम उस पर गौर करते हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दर्जे झैल में से किसका इस्तेमाल बोलने की महारत के अंदाजा कद्र में नहीं होता। यानी ये कह रहे हैं कि वो कौन सी चीज है कि अगर हमको बोलने की महारत का अंदाजा कद्र करना है, यानी बोलने की मूल्यांकन करना है, बोलने का जांच करना है, तो वो कौन सी चीज है जिसका इस्तेमाल नहीं होता। बोलने का मतलब हो कि आपको अच्छा से अच्छा बोलने आ जाए, हालात के मद्देनजर बोलने आ जाए, मौजू अल्फाज का इस्तेमाल हो जाए। तो पहला आपका है रोल प्ले। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, रोल प्ले में क्या होगा कि आप खेल खेल में सीखेंगे तो यहां तो बोलना आपका आएगा ही, बिल्कुल सही है। दूसरा है दिखाना और बताना, किसी चीज को आप जब दिखाएंगे बताएंगे तो वहां भी बोलना आएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है खाली जगहों को पुर करना,
फिल इन द ब्लैंक्स जिसे क्लोज टेस्ट कहा जाता है वो लिखने में आएगा, बोलने में नहीं आएगा, इसलिए ये कट जाएगा। तस्वीरी वजाहत करना, किसी भी तस्वीर को आप जब उसकी वजाहत करेंगे तो वहां पर बोलना आएगा, तो ये बोलने में आएगा। हमको कहा गया कि कौन नहीं है, तो यही सी नहीं है, तो इसीलिए आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोलने की अच्छी सरगर्मी वह है जहां, यानी ये कह रहे हैं कि बोलने की अच्छी सरगर्मी क्या हो सकती है। ऑप्शन ए में है मादरी जबान खत्म हो जाए, यानी यहां कह रहा है कि मादरी जबान पर रोक लग जाए, तो जाहिर सी बात है अगर मादरी जबान पर रोक लगेगी तो फिर बोलना आसान नहीं होगा, इसलिए ये बात गलत है। शिरकत गैर मसावी हो, यानी ये कह रहे हैं कि जो उसमें बच्चे शरीक हो वो लेवल अलग अलग हो। जाहिर सी बात है बच्चे हमेशा अपने मसावी से यानी अपने हमजोलियों से सीखते हैं, तो ये वाली बात भी गलत है। असातिज़ा ज्यादा मदद करते हो, दोस्तों हमें कहा गया कि एक बच्चा खुद से अपनी जबान की तश्कील देता है, तो हमें ज्यादा मदद नहीं। आमोजगार ज्यादा बातें करते हो, तो दोस्तों बोलना कब आएगा, जब ज्यादा बात करेंगे, तो इसीलिए आपका जो है ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर में कहा जा रहा है कि बुलंद खानी, कहानी सुनाना, मबाहसे और बातचीत किसकी मिसालें हैं, यानी ये कह रहे हैं कि बुलंद खानी आवाज से पढ़ना, कहानी सुनाना इसमें भी आपका बोलना आएगा, मबाहसे किसी बात पर डिस्कशन करना, बातचीत ये सब किसकी मतलब मिसालें हैं। बगौर सिमात, बुलंद खानी, खानी का मतलब पढ़ना, पढ़ना सुनने में तो नहीं ना आएगा, इसलिए ये कट जाएगा। अच्छा, तौसीई सिमात, इसका मतलब हुआ कि किसी चीज को जब आप सुनते हैं, सॉरी यहां पर एक चीज और रुक जाइए। तौसीई सिमात का मतलब होता है कि वो सिमात जिसमें आप मोटिवेट होते हैं। अच्छा, मुतवाजी सिमात का मतलब होता है ऑपोजिट, तो दोस्तों ये ऐसा सिमात नहीं है कि जिसमें ऑपोजिट होगा, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, ठीक है। अच्छा, मजहूल सिमात का मतलब होता है वो सिमात जिसको आप सुनते तो है लेकिन उसका माना नहीं समझते हैं, तो ये वैसी सिमात नहीं है। लेकिन बुलंद खानी, कहानी सुनाना, मबाहसे और बातचीत किसकी मिसाल है। देखिए इन चारों ऑप्शन में देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल तक नहीं मिलेगा, लेकिन पहला जो है ना बगौर सिमात की, इस यही आपका सबसे बेस्ट है इस चारों में, समझ रहे हैं, इन चारों ऑप्शन में बेस्ट यही है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का ये सेशन? जो लोग YouTube पे देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।